हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी के अंतिम रूप दे चुके होंगे। अब तो 5 दिन ही समय बचा है 10th बोर्ड का एग्जाम में। 12th वाले की तो बल्ले बल्ले हो गई उनकी एग्जाम, है ना। वो लोग मौज मस्ती में लगे हैं, लेकिन आपको उनके साथ मौज मस्ती नहीं करना है। अभी भी 5 दिन समय है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पास, उसका रिवीजन करो। लगातार प्रैक्टिस करना है, बड़े बड़े क्वेश्चन का, टफ क्वेश्चन का, है ना। लगातार प्रैक्टिस करना है। तो आज हम क्यों आए आपके लिए? आज एक बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए। फिजिक्स में जितने भी तरह का नियम आपने पढ़ा, प्रकाश के चैप्टर से लेकर के अंत में जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर है, वहां तक के बहुत सारे नियम, है ना। आप कहते हैं इतना नियम का क्या करेंगे, तो सारे नियम को, एक बहुत ही शानदार क्लास, सारे नियम को बिल्कुल एक क्लास में शामिल कर दिया गया है, एक क्लास में समेट दिया गया है इसको। और अगर रिवीजन आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ये उपयोगी, महत्वपूर्ण, वीवीआई जो कह लीजिए आप, साबित होने वाला है। तो आपको काम है इसका कि शुरू से लेकर के अंत तक पूरे क्लास को देख जाना है और फिजिक्स का पूरा नियम, इसके अलावा आपको कोई नियम नहीं पूछता है, और सारे नियम को आपको कंप्लीट करना है बिल्कुल नियम से, है। नियम से हम बताएंगे सारे नियम, और उस नियम को आपको नियम से पढ़ना भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रकाश का पहला चैप्टर ही आपका, है ना, जिसमें पढ़ा जाता है प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, है ना। बिल्कुल सटीक बात होगा, जो परीक्षा में आता है उसी तरह का प्रवर्तन का नियम, है ना। यही चैप्टर है आपका पहला। तो देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन का घटना आपको पता है ना, कि प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो विशेष नियम के अनुसार लौट जाती है ना। इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब इसके दो नियम हैं, आपको ये लिखने हैं। इसके कितने नियम हैं? दो नियम हैं। और दोनों नियम क्या है, उस नियम को हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, जैसा कि प्रकाश के प्रवर्तन के घटना में आप देखें, ये समतल दर्पण है ना। यहां से प्रकाश की किरणें इस तरह से आई और यहां से ये वापस लौट गई। बीच में हम खींचते हैं लंब, है ना। बिल्कुल ये सेंटर में रहेगा। डायग्राम आपका अच्छा होना चाहिए। ये आने वाली किरण और ये जाने वाली। आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, है ना। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण। अब देखिए, ये जो लंब बना है इसके बीच कोण बनता है, तो इस कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण, और इस कोण को कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण, है ना। ये बात आपको जानना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। बस यही हो गया, कहानी खत्म प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम का। तो नियम क्या है पहला? तो पहला नियम है, आप ध्यान से सुनेंगे, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही सतह पर होते हैं। पहला नियम क्या बोले हम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये फर्स्ट नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। बहुत बच्चे क्या कहते हैं, सिर्फ आपतित किरण, परावर्तित किरण यही नियम है। ये नियम नहीं है। नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपका, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो, ये है इक्वल। तो ये आपका हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब आप देखिए, दूसरा नियम आपका प्रकाश चैप्टर में कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ये भी जानना है आपको, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। अब हम आपको बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ये परावर्तन के बाद अपवर्तन, इसके भी दो नियम हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए, ये यहां से किरण आएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसे हम लोग कह लेंगे विरल माध्यम, और इसे हम लोग कहेंगे सघन माध्यम, है ना। इसे क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। यहां से जब किरणें आती है तो अपने मुख्य रास्ते से ये हट जाती है, समझ गए। अब इस नियम आपको समझिए, यहां पर क्या है ये।
तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या है? आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मुख्य रास्ते से वो हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्यों हटती है? तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। ये डिटेल क्लास में आपको बताए हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल नियम की बात करेंगे। साथ साथ अपवर्तन का परिभाषा भी आपको बता दिए। तो इसमें नियम क्या है कि इसमें देखिए यहां पर भी कोण बनता है ना, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। यहां प्रवर्तन की बात नहीं करना है आपको, ये आपतन कोण है और ये प्रवर्तन कोण है। तो इसके नियम में क्या होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण है ना, इसको प्रवर्तित कहने का गलती नहीं करना है आपको, ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आपसे पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। समझ गए? तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के चैप्टर में अगर बात करें तो ये दो नियम आपको पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन का नियम और प्रकाश का अपवर्तन का नियम। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी और इस तरह से आप ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा चैप्टर में इन करते हैं, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर विद्युत धारा भी, अब बिल्कुल प्रकाश से अलग सारा कुछ नया कुछ वहां मिलता है आपको पढ़ने के लिए। तो उसी में हम लोग जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पढ़े थे कूलम्ब, है ना, कूलम्ब। तो एक आपका आता है कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम देखिए, यह है कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम देखिए आपका क्या है, इसमें आवेशों के बीच संबंध बताया गया है। हम लोग पढ़े कि आवेश दो प्रकार का है ना, धन आवेश और ऋण आवेश। समान आवेश के बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और असमान आवेश यानी एक पॉजिटिव अगर एक नेगेटिव है, दो चार्ज है, तो दोनों में आकर्षण बल लगता है। तो इसी दोनों आवेशों के बीच संबंध बताने के लिए ही कूलम्ब ने एक नियम दिया था, तो इसे कहा जाता है कूलम्ब का नियम। देखिए क्या होता है इसमें, कूलम्ब के नियम में आपका दो आवेश है ना, मान ले Q1 है और एक Q2 है, दोनों R डिस्टेंस पे स्थित है ना, R दूरी पर है। यहाँ पे Q1, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2। तो इसमें दो नियम दिए थे, ये भी दो नियम आपका क्या था इनका, तो ये बोले कि दोनों आवेशों के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा, चाहे वो प्रतिकर्षण लगे या आकर्षण लगे। असमान रहेगा तो आकर्षण लगेगा, अगर दोनों समान रहेगा, दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों निगेटिव, तो प्रतिकर्षण लगेगा। कुछ ना कुछ बल तो लगना ही है। तो उन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनके गुणनफल का समानुपाती होता है। समझ गए आप? पहला नियम क्या है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल का समानुपाती होता है। और दूसरा नियम क्या है कि ये जो लगने वाला बल है इनके दूरी के बीच के, इनके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां देखो, ये इक्वेशन 1 मानेंगे हम लोग, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। और जब दोनों को समीकरण 1 और 2 को आप मिलाइएगा, 1 और 2 को, तो एक रिजल्ट आपको मिलेगा कि F समानुपाती Q1 गुना में Q2 बटा में R स्क्वायर। फिर देखिए, ये अगर समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा कोई भी टर्म, तो F बराबर K गुना Q1 गुना में Q2 बटा में R स्क्वायर। तो कूलम्ब का नियम अगर आपसे पूछता है 2 नंबर में, तो आपको इतना करना है ना, ये डिस्टेंस दिखा देना है R, दो आवेश है आपका Q1 और Q2। और पहला नियम हो जाएगा कि लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है, और दूसरा जो हो जाएगा उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। डिटेल क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो 9 में जो हम आपको न्यूटन का सार्वत्रिक नियम पढ़ाए थे, है ना, तो उसमें रिलेट करके हम वहां यही सेम नियम है। वहां भी वहां क्या है कि जितने भी पिंड है ब्रह्मांड में उनके बीच कुछ न कुछ बल कार्य करता है। तो बल क्या रहता है, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर इसका आवेश बढ़ेगा, है ना, तो बल भी बढ़ेगा, समानुपाती मतलब। और डिस्टेंस कम होगा तो बल
बढ़ेगा और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बल कमेगा, है ना, इन्वर्सली है वो, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये आपका नियम है। तो इस तरह से आप देख लिए कि बहुत ही एक अच्छा कूलम्ब का नियम। और इसके पहले आप देखे थे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का नियम। क्लास में भी आपको बना रहना है, पेशेंस रखना है, थोड़ा क्लास लंबा होगा, इस सारे नियम को समाप्त किया गया है एक क्लास में। तो आप लगातार बने रहेंगे तभी आप फायदा ले सकते हैं। अब देखिए इसी का एक महत्वपूर्ण जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ना, कौन सा, ओम का नियम, है ना, विद्युत वाला में ही आ जाता है आपका ओम का नियम। ओम का नियम देखिए ये ज्यादातर है भी प्रश्न, है ना, कि 10th क्लास में आप पढ़ते हैं जो आता है ना, वो ये रिपोर्टर पूछ रहे हैं, है ना, तो उसको सिर्फ यही नियम पता ही है, ज्यादातर देखते हैं। चाहे हम लोग भी पढ़ते थे तो कोई आ गए घर में तो अच्छा 10th क्लास में पढ़ते हो, बताओ ओम का नियम क्या है, अब पता नहीं उन्हें आता है कि नहीं, है ना। लेकिन ये रटा रटा है सवाल है सभी का कि ओम का नियम क्या है, और हम क्लास में भी कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना, विस्तृत रूप से सिद्ध भी कर दिए, 5 नंबर में भी आता है। तो आपको भी याद रखना है कि ओम का नियम क्या है, बहुत ही प्रचलित सवाल है ना, 12th में जाकर के भी आप पढ़ेंगे इसे। तो ओम के नियम क्या है कि ओम के नियम में आपको बताया जाता है कि कोई भी धारावाही चालक है ना, चालक जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो धारावाही चालक है कोई भी, तो इसे बोलेंगे कैसे कि धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, प्रवाहित विद्युत धारा उसके छोरों के विभवांतर के बीच का समानुपाती होता है। देखिए अगर ये कोई चालक है, इसका विभवांतर भी है ना, और इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये जो होता है विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होता है, यही नियम है। कि इस कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें आपको बोलना है कि नियत ताप एवं दाब पर अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट नहीं करेंगे ना, तो ओम का नियम बिल्कुल जो है सो काम नहीं करेगा। मान लो आप करंट बढ़ा दे रहे हैं, है ना, ताप बढ़ाएंगे, हम लोग क्या पढ़े कि चालक अगर है उसका अगर ताप बढ़ाते हैं आप चालक का, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ करंट को वो कम करेगा, यानी कि ताप बढ़ाने से विद्युत धारा के प्रवाह पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये बात बोलना पड़ेगा कि नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके छोरों के विभवांतर का समानुपाती होता है, यही है आपका ओम का नियम। अब वैज्ञानिक ओम इसको दिए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया ओम का नियम, और बहुत प्रसिद्ध भी है। और इसे हम लोग ने ग्राफ बना करके पूरा डिटेल क्लास में सिद्ध भी किए थे कि कैसे आप अगर करंट को बढ़ाते हैं तो कैसे विभवांतर भी बढ़ता है, और कैसे करंट को अगर आप कम करते हैं तो विभवांतर भी कम होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ही यही समानुपाती, डायरेक्ट इफेक्ट। अगर आप इसके पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हाफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी आपका हाफ हो जाएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया, इसमें कांस्टेंट टर्म हम लोग रख देंगे तो V बराबर IR, ये फॉर्मूला भी बन जाता है ना, जहां पे R क्या ये सूचित करता है, तो R है आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस, और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ये आपको हम डिटेल क्लास में पढ़ा चुके हैं, है ना, जितना भी मात्रक है सारा बताएं। तो ये हो गया कि विभवांतर जो होता है विद्युत धारा का समानुपाती होता है। तो इस तरह से इसमें 2 नियम था और दोनों ने हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कूलम्ब का भी नियम और ओम का भी नियम। अब हम लोग तीसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, है ना, जो चैप्टर है आपका कौन सा, है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इस पे हम लोग बात करेंगे, है ना। ये क्लास हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो ज्यादातर बात आपका जो भी डिफाइन करते हैं हम वो हिंदी में ही करते हैं, लिखते भी हिंदी में, है ना। CBSE वालों के लिए क्लास आएगा, है ना, तो उस पर हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी में, सारा डेफिनेशन उसमें अंग्रेजी में आपको लिखना होगा। तो अभी हम लोग बिहार बोर्ड के और झारखंड बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग सारा डेफिनेशन हिंदी में करेंगे, क्योंकि आप उम्मीद है कि वहां लिखना भी आपको हिंदी में ही है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, कूलम्ब का नियम, ओम का नियम। क्लास लंबा जा रहा है, हमें भी लग रहा है, लेकिन बस 2 नियम और है, उसके बाद क्लास समाप्त होगा। कंटिन्यू आपको क्लास में बना रहना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, है ना, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम।
दक्षिण हस्त मतलब दाहिना हाथ, है ना, दक्षिण हस्त नियम, है ना। ये देखिए क्या था, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आपको जानना है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, इसमें क्या बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र और किसी भी चालक में प्रवाहित धारा, अब मैग्नेट का बात आ जाएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में मैग्नेट और दक्षिण हस्त नियम में भी फ्लेमिंग का मैग्नेट। तो इसमें क्या कहा गया था कि किसी धारावाही चालक है, मान लो ये धारावाही चालक है, तो अगर दाहिने हाथ में हम अगर इस प्रकार इसको होल्ड करते हैं तो ये हमारा अंगूठा जो है ना, ये बिल्कुल सीधा देख रहे हैं आप, इस तरह का बनेगा। तो ये अंगूठा जो है वो बताएगा विद्युत धारा की दिशा। ये अंगूठा अगर धारावाही चालक मान लेते हैं इस मार्कर को हम, तो ऐसे अगर इसे होल्ड करेंगे तो ये जो तुम्हारा ये अंगूठा है ये बताएगा विद्युत धारा की दिशा, और शेष जो फिंगर्स है जो अपर ऐसे मुड़ा हुआ है ऊपर, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दक्षिण हस्त नियम यही है कि किसी धारावाही चालक को अगर दाहिने हाथ में अगर इस प्रकार आप फोल्ड करते हैं तो ये अंगूठा जो रहेगा आपका, है ना, ये बताएगा धारा की दिशा, है ना, ये बताएगा आपको धारा की दिशा, और शेष जो उंगलियां हैं ऊपर की ओर ऐसे मुड़ गई, ये बताएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम यही है कि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा बताएगा विद्युत धारा की दिशा और शेष उंगलियां बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यह है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का, है ना, अब हम लोग को पढ़ना है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और मैक्सवेल वैज्ञानिक जो खोज किए थे इसीलिए इसका नाम है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। और जब हम लोग फ्लेमिंग का पढ़ेंगे तो फ्लेमिंग में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। चलिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हम लोग देखेंगे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम कहने का मतलब बाएं हाथ का नियम, है ना, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। एक होता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और एक होता है आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। देखिए अब कोई आप धारावाही चालक लेते हैं, है ना, और उसको आपको चुंबकीय क्षेत्र में रखना है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है तो चुंबकीय क्षेत्र में आपको उसको रखना है। तो धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है ना, यह बताने के लिए दिया गया है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। समझ गए आप कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोग रखते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह संबंध बताने के लिए दिए थे फ्लेमिंग ने वाम हस्त नियम। उसमें क्या है देखिए, आपको ये बाएं हाथ का 3 उंगली लेना है ना, नियम पता है ना, ये आपका हो जाता है ये तर्जनी, है ना, ये तो मध्यमा, है ना, ये तर्जनी और ये हो जाता है रिंग फिंगर। तो इसका उपयोग नहीं, यहां से है आपका ये मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, ये तीनों को आपको फैलाना है ना, मिडिल फिंगर देखिए यहां पे, है ना, ये तीनों को फैलाना है। तो ये तीनों को लंबवत ऐसा रहना है कि ये परपेंडिकुलर इस तरह से दिखे। तो यहां पर जो है ये तर्जनी, ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो है मध्यमा, ये बताएगा धारा की दिशा। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं धारावाही चालक को तो उस पर बल लगेगा, चुंबकीय बल, तो उस बल की दिशा बताने वाला है आपका अंगूठा। अगर इसको हम लोग अगर डायग्राम में अगर ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, ये देखिए, है ना, ये बीच में आ रहा है कौन सा, बीच में आ रहा है तर्जनी आपका, ये तो मध्यमा हो गया, ये तर्जनी और ये अंगूठा, ये देखिए आपका अंगूठा है ना, ये क्या है, अंगूठा है, ये आपका कौन सा अंगुली है, तर्जनी है, और ये आपका है मध्यमा, है ना, मध्यमा, ये फिर आपका रिंग फिंगर है, लिटिल फिंगर है ना। तो तर्जनी क्या बताएगा, तो तर्जनी हमेशा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा, तो इस पर जो बल लगा था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में आप लोगों ने रखा है इसको, तो इस पे जो बल आरोपित हुआ है वो बताएगा कौन, अंगूठा। और मध्यमा क्या बताएगा, तो ये धारा की दिशा बताएगा, धारा की दिशा। इससे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी पूछेगा आपका, है ना, कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा क्या बताता है, तर्जनी क्या बताता है और मध्यमा क्या बताता है। तो क्या याद रखेंगे, आप फिंगर पे बिल्कुल लिख लेंगे कि मध्यमा बताता है विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
और अंगूठा बताता है कि जो उस पर लगे बल की दिशा। यह है आपका फ्लेमिंग का बाम हंसनीय। आप वहां पे डिफाइन लिख करके और फिर जो डेफिनेशन लिख करके इस तरह से आप वहां पे बना भी देंगे, है ना। आप वहां पे उंगली का नाम नहीं भी लिख सकते हैं, समझ गए। आप सिर्फ ये बना देंगे कि लंबवत इस प्रकार फैलाए, बाएं हाथ के 3 उंगली को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी बताए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बताएगा बल की दिशा, और ये जो उंगली है मध्यमा वो बताएगा विद्युत धारा की दिशा। उम्मीद है आपको फ्लेमिंग का बाम हंसनियम भी कंप्लीट हुआ होगा। अब है फ्लेमिंग का दक्षिण हंसनियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हंसनियम ये किसमें संबंध बताने के लिए दिया था? यह दिया था कि धारावाही चालक को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस तरह का घटना आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब दक्षिण हंसनियम क्या बताता है? तो दक्षिण हंसनियम बताता है प्रेरित विद्युत धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़े में ये फैराडे का, है ना, कि जिसमें बंद कुंडली के पास अगर लगातार किसी चुंबक को लाते हैं तो उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगता है परिनालिका में, समझ गए ना। तो वही प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को पता करने के लिए और चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध बताने के लिए फ्लेमिंग ने इस बार दक्षिण हंसनियम लेकर के आया, है ना। तो हम डायग्राम यही रहने देंगे आपका। इस बार बाएं हाथ को नहीं फैलाना है, दाहिने हाथ को फैलाना है, और सेम रिजल्ट यहां भी मिलने वाला है। यहां भी अगर दाहिने हाथ को आप फैलाएंगे तो तर्जनी बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। अंगूठा बताएगा उसके बल की दिशा भी कर सकते हैं इसमें, और ये बताएगा धारा की दिशा, है ना। ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये लगने वाला उसमें बल की दिशा, और ये मध्यमा बताएगा विद्युत धारा की दिशा। तो जैसा कि हम क्लास में आपको शुरू में बोले थे कि एक क्लास में सारे नियम को उड़ा देना है, फिजिक्स के जितने भी नियम हैं, इसके अलावा और कौन सा नियम पूछता है? कोई नियम नहीं है। और अंतिम में हम लोग वही पढ़ेंगे जो आपको पॉइंट टू पॉइंट एग्जामिनेशन में छपेगा। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास हम लेकर के आएंगे। अभी बहुत सारे बैच हमारा जो ऑफलाइन में चल रहा था, है ना, आज 4-4 सेंटर पे फेयरवेल था, है ना। 3 बजे फ्री हुए हैं, जो सुबह 7 बजे लगे थे उसके बाद। इन ऑफलाइन में तो कोई फेयरवेल है नहीं। हम आपसे लगातार 17 तारीख तक जुड़े रहेंगे, और जैसे ही साइंस का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम होगा, हम उस क्वेश्चन को भी डिटेल डिस्कशन आपके सामने लेकर के आएंगे, और आपको ये बताएंगे कि इस कम समय में जो हम ऑनलाइन आकर के आपके लिए मेहनत किए और जो सवाल हमने पढ़ाया बिल्कुल एग्जाम में आया, है ना। हमें पूर्ण विश्वास है, 12th में भी देख चुके हैं हम, है ना, कि इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ाए वही प्रश्न छपा है। तो आपके साथ साइंस को लेकर के 10th में हम जुड़े थे, तो उम्मीद करेंगे, उम्मीद ही कि 100% ये है कि जो हमने पढ़ाया वही छपेगा परीक्षा में। तो आप लगातार भी जुड़े रहेंगे, है ना। आगे भी आपके लिए क्लास आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।